2008 दुनिया एक इकोनॉमिक बूम के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था, रियल एस्टेट के प्राइसेस अपने पीक पर था और दुनिया ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी के नए हाइट्स को टच कर रहा था। इंडिया भी इस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहा था। सेंसेक्स जो 2003 में 3000 के आसपास था, अब 20,000 के ऊपर पहुंच चुका था। लोगों को ये न्यू इंडिया का बिगिनिंग लग रहा था। आईटी सेक्टर बूम कर रहा था, एफडीआईज आ रहे थे और हर तरफ ऑप्टिमिज्म का माहौल था। लेकिन कोई भी चीज अपने पीक पर ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं हो पाता और इस कहानी में भी सुनामी आने वाला था। अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम में एक बबल किसी भी वक्त फटने वाला था और ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाने वाला था। नाइनटीन के बाद लिबरलाइजेशन के साथ इंडियन इकोनॉमी एक नई डायरेक्शन पर चल रही थी। आईटी सर्विसेज और एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ रहा था। एक नए मिडिल क्लास का राइज हो रहा था जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के साथ इन्वेस्ट करना सीख रहे थे। 2004 से लेकर 2007 के बीच इंडिया का जीडीपी हर साल एवरेज 8% से ग्रो हो रहा था। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक। सेंसेक्स हर साल नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक साइड था सिक्के का, दूसरा साइड तो कुछ और ही था। इंडिया का आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर ग्लोबल डिमांड से कनेक्टेड था। यूएस और यूरोप के बिजनेसेस इंडिया के सबसे बड़े क्लाइंट्स थे। ये डिपेंडेंसी एक एडवांटेज लग रहा था तब तक जब तक सब कुछ दुनिया में नॉर्मल चल रहा था। 2003 में सेंसेक्स 3000 पर ट्रेड कर रहा था और वहीं 2007 आते आते 20,000 पार कर गया। 2005 से 2008 में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हॉटस्पॉट बन गया। आईटी एक्सपोर्ट का 60% रेवेन्यू सिर्फ यूएस से आता था। पर जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था तभी ग्लोबल मार्केट्स में एक सुनामी आ रहा था, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। और ये सुनामी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने वाला था। अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम में एक क्राइसिस आ रहा था और ये क्राइसिस दुनिया की किसी भी इकोनॉमी को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला था। 1990s के आसपास अमेरिका में एक नए ट्रेंड का शुरुआत हो रहा था, सब प्राइम लोन्स। बैंक्स उन लोगों को लोन्स दे रहे थे जो रीपेमेंट के लायक ही नहीं थे और ये लोन्स रिस्की होने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स को बेचे जा रहे थे कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए। ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया था जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी। बिना रिस्क को समझे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर एक लूप में प्रॉफिट्स बढ़ाते जा रहे थे। 2000 से लेकर 2007 के बीच यूएस के रियल एस्टेट प्राइसेस ऑलमोस्ट 160% तक बढ़ गए थे। ये ग्रीड एक ऐसा वॉल्केनो की तरह था जो किसी भी वक्त फटने वाला था और जब ये फटेगा तो उसका असर सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं होगा। 2007 तक अमेरिका के हाउसिंग मार्केट के क्रैक्स दिखने लगे थे। प्राइसेस गिर रहे थे, लोग अपने लोन्स का पैसा वापस नहीं कर पा रहे थे और बैंक्स के पास रिस्की एसेट्स का एक माउंटेन जमा हो गया था। और लेमन ब्रदर और बियर स्टर्न्स जैसे फाइनेंशियल जायंट्स के प्रॉफिट्स गिरते जा रहे थे। वार्निंग साइंस तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने पहले ही दिए थे, लेकिन मार्केट के अंदर का ग्रीड इन वार्निंग साइंस को इग्नोर कर रहा था। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कब बबल फटेगा और कब सब कुछ बिखरेगा। 2007 के एंड तक दुनिया के मार्केट्स एक वॉल्केनो पर बैठे थे और जैसे ही ये वॉल्केनो फटेगा सबसे पहला इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऑप्टिमिज्म पर। इंडिया में ऑप्टिमिज्म अपने पीक पर था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इंडिया ग्लोबल रिसेशन से अलग है, मतलब दुनिया के क्राइसिस का हमें असर नहीं होगा। लेकिन ये नैरेटिव रियलिटी से काफी दूर था। इंडिया का आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर डायरेक्टली लिंक था यूएस और यूरोप के डिमांड से और जब वहाँ कोलैप्स होगा तो इसका असर तो हमें पड़ने ही वाला था। यूएस और यूरोप का शेयर इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में नियरली 40% के आसपास था। 2007 के एंड तक एफआईआई ने इंडियन मार्केट में $18 बिलियन इन्वेस्ट किया था। 2008 तक सब कुछ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह था और उस वक्त लेमन ब्रदर का डाउनफॉल एक चेन रिएक्शन के फॉर्म में शुरू होने वाला था जो इंडिया में अपना इम्पैक्ट तो डालने ही वाला था। पर कैसे एक सिस्टम जिसमें हर कोई प्रॉफिट के पीछे भाग रहा था दुनिया को हिला कर रख दिया और इंडिया जो उस गोल्डन एज का हिस्सा था वो अपने पैरों पे कैसे खड़े रहने में सक्सेसफुल रहा। इसका आंसर शुरू होता है लेमन ब्रदर के डाउनफॉल से। 15 सितंबर 2008 लेमन ब्रदर एक 158 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना बैंकरप्सी डिक्लेयर किया। ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक लाइटनिंग स्टार्क जैसा था। एक दिन में मार्केट का कॉन्फिडेंस टूट गया और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ जो दुनिया भर के इकोनॉमिक्स तक पहुंचने वाला था। लेमन ब्रदर के कोलैप्स से पहले बियर स्टर्न्स और फैनी मे जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी बेल आउट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बेल आउट का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट जो गवर्नमेंट या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से किसी कंपनी या किसी बैंक को दिया जाता है जब वो कंपनी फाइनेंशियली कोलैप्स होने के एज पर हो। इसका पर्पस होता है कि कंपनी को कोलैप्स होने से बचाना और इकोनॉमी को स्टेबल रखना। लेमन ब्रदर्स के पास $600 बिलियन के एसेट्स थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि उन
उनकी लायबिलिटीज और भी ज्यादा थी। जब लेंडर्स ने अपने फंड्स विड्रॉ करने शुरू किए तो लेमन की लिक्विडिटी खत्म हो गई। यूएस ट्रेजरी के पास दो ऑप्शंस थे, पहला या तो उन्हें बचा लिया जाए या फिर उन्हें गिरने दिया जाए। यूएस ट्रेजरी ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और उनको बेल आउट देने से मना कर दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ, अगले ही दिन 16 सितंबर 2008 को सेंसेक्स 12,000 के नीचे गिर गया। एफआईआईज ने अपना पैसा बाहर निकालना शुरू किया। सिर्फ एक दिन में ही 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत था, इंडिया को असली झटका तो अब लगने वाला था। 2008 का फाइनेंशियल क्रैश इंडियन मार्केट के लिए एक नाइटमेयर बन गया। अक्टूबर तक सेंसेक्स 8,000 तक गिर गया, जो उसके पीक से ऑलमोस्ट 62% का क्रैश था। ये क्रैश सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक वार्निंग था। ग्लोबल क्राइसिस इंडिया के इकोनॉमीज को डीपली इम्पैक्ट कर रहे हैं। 2008 के पूरे साल में सेंसेक्स 21,000 से गिरकर 8,000 तक आ गया। रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, म्यूचुअल फंड्स का भी एनएवी कोलैप्स कर गया और सबसे बड़ी बात, एक साल में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआईज ने $15 बिलियन निकाल लिए मार्केट से, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। आईटी का पूरा इकोसिस्टम हिल गया, एक्सपोर्ट का डिमांड गिर गया, यूएस और यूरोप के क्लाइंट्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए, जिसके रिजल्ट में इन्फोसिस और विप्रो जैसे बड़े प्लेयर्स ने अपने ग्रोथ फॉरकास्ट को रिवाइज किया और 50,000 से ज्यादा जॉब्स रिस्क में थी। रियल एस्टेट प्राइसेस बड़े शहरों में 30 से 40% गिर गए, ऑटो सेक्टर की सेल्स क्रैश हो गई और फैक्ट्री फ्लोर्स खाली हो गए। दलाल स्ट्रीट पर हर एक ट्रेडर एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये वही क्रैश है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा? ग्लोबल क्राइसिस का इम्पैक्ट सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिटेड नहीं था, ये एक सुनामी की तरह था जो हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर को ले डूबा और हर इंडियन को अपनी कहानी दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। इंडियन बैंक्स तो ग्लोबल टॉक्सिक एसेट के बबल से बच गए, पर लिक्विडिटी क्रंच का असर हर जगह था। लोन्स मिलना मुश्किल हो गए, जो क्रेडिट ग्रोथ पहले 20% था वो गिरकर 12% तक आ गया। लिक्विडिटी क्रंच का मतलब है जब किसी इकोनॉमी या फाइनेंशियल सिस्टम में पैसों की कमी हो जाती है, जिससे लोन्स लेना मुश्किल हो जाता है और बिजनेसेस और इंडिविजुअल को फंडिंग नहीं मिल पाती। इसका असर ये होता है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने रिजर्व को मेंटेन करने के लिए लोन्स देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। म्यूचुअल फंड और यूलिप के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कोलैप्स हो गए। रिटेल इन्वेस्टर का 50 लाख करोड़ मिट्टी में मिल गया। सोचे, एक पूरी जनरेशन का फाइनेंशियल ड्रीम छीन गया। Naukri.com इंडेक्स के नंबर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे रिक्रूटमेंट में 40% की गिरावट हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स बिजनेस ने लार्ज स्केल पर ले ऑफ शुरू कर दिए। 2008 में हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक सवाल बन गया था। हर इंसान का सपना था एक घर लेना, अपने बच्चों को एजुकेट करना, पर ये क्रैश ने हर ड्रीम को एक नाइटमेयर में बदल दिया। जब क्राइसिस अपने पीक पर था तब इंडियन गवर्नमेंट ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बड़े और अनएक्सपेक्टेड कदम उठाए, जिसका सिर्फ एक ही गोल था, इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाना। सबसे पहला स्टेप था लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना। आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को काफी कम कर दिया। रेपो रेट जो अक्टूबर 2008 में 9% था, 2009 तक गिरकर 4.75% हो गया। इससे बैंक्स के पास पैसा फ्लो करना शुरू हो गया। फिर गवर्नमेंट ने एक और बड़ा कदम उठाया, 1 लाख करोड़ का बड़ा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। एफआईआई के विड्रॉल से मार्केट अनस्टेबल हो रहा था। गवर्नमेंट ने कुछ खास मेजर्स लिए ताकि सिचुएशन खराब ना हो। ये स्टेप्स इकोनॉमी को एकदम से कोलैप्स होने से बचा लेगा। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के विड्रॉल की वजह से मार्केट अनस्टेबल हो रहा था। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए ताकि सिचुएशन खराब ना हो। ये स्टेप्स इकोनॉमी को एकदम से कोलैप्स होने से बचा ले गए, लेकिन पब्लिक का ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को वापस लाने में काफी टाइम लगने वाला था। जब अमेरिका और यूरोप के फाइनेंशियल सिस्टम्स फॉल कर रहे थे, तब इंडिया ने अपने आप को कैसे संभाला? इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनका डाउनफॉल हमसे ज्यादा था, पर एक सवाल अब भी है, इंडिया कैसे बचा रहा है इस सुनामी से? सबसे पहले बात करेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर की। इंडिया के बैंक्स ज्यादातर पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड थे। उनका काम था स्टेबिलिटी लाना, न कि सिर्फ प्रॉफिट्स के पीछे भागना। दूसरी तरफ यूएस का प्राइवेट सेक्टर ग्रिड ड्रिवन था। प्रॉफिट्स के चक्कर में उन्होंने अपने सिस्टम को रिस्की बेट्स पे डाल दिया। फिर आता है रेगुलेशन का एंगल। आरबीआई का कंजर्वेटिव अप्रोच एक तरह का शील्ड था, सब प्राइम लोन्स और टॉक्सिक एसेट्स से दूर रहना इंश्योर किया, और ये स्ट्रेटजी काफी इम्पैक्टफुल थी। इंडिया के डोमेस्टिक कंजप्शंस और डाइवर्स सेक्टर ने एक नेचुरल कुशन प्रोवाइड किया। पर एक और चीज है जो समझना जरूरी है, इंडिया ने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, इंडिया ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की सोची। और 2008 का जो ये क्रैश था, क्या ये एक वार्निंग थी जो आज भी रेलेवेंट है? आगे इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्रैश के लेसन्स हमें आज के फाइनेंशियल डिजास्टर से बचा सकते हैं या नहीं। जब दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे थे, तब इंडिया का बैंकिंग सिस्टम एक मजबूत पिलर की तरह खड़ा था। ये किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं
था, ये एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटजी थी जो हमें एक डिकेड से इस मूवमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आरबीआई ने हमेशा एक कॉशन अप्रोच फॉलो किया, जिसकी वजह से इंडिया के बैंक टॉक्सिक सब प्राइम एसेट्स से दूर रहे। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम ग्लोबल बैंक्स ट्रिलियंस के सब प्राइम लोन्स में फंसे हुए थे और इंडिया के बैंक्स उनका एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो था। जब दुनिया का प्राइवेट बैंक्स ग्रीड के चक्कर में ओवर लेवरेज्ड हो रहे थे, तब इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिसिप्लिन और रेगुलेशन के फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे थे। उस वक्त पब्लिक सेक्टर बैंक्स का शेयर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में 70% के अप्रॉक्स था। 2006 में आरबीआई ने रिस्की लैंडिंग और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाए। ग्रीड से दूर रहना ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स एक के बाद एक गिर रहे थे, तब इंडिया अपने डिसिप्लिन बैंकिंग मॉडल की वजह से खड़ा रहा। 2008 का क्रैश सिर्फ एक वार्निंग नहीं था, बल्कि एक टेस्ट था जिसमें इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को प्रूव किया। लेकिन रिकवरी करना इतना आसान नहीं था। 2009 में सबसे पहले आरबीआई ने रेपो रेट 9% से 4.75 तक गिरा दिया। ये एक बड़ा स्टेप था लिक्विडिटी को रिवाइव करने का। और सिर्फ रेपो रेट ही नहीं, सीआरआर जो बैंक के पास रखे जाने वाले रिजर्व होते हैं, उसे भी 3.5% तक कम किया गया। इस मूव से 1,40,000 करोड़ का एडिशनल फंड्स बैंक्स के पास आया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी बोल्ड स्टेप्स लिए। 1 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी पे रखते हुए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू रूरल डिमांड को बूस्ट किया गया। अब ये समझना जरूरी है कि इंडिया की रिकवरी का असली हीरो कौन था। जब दुनिया ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पर हैवीली डिपेंड थी, तब इंडिया की अपनी डिमांड एक कुशन बन गया, यानी डोमेस्टिक कंजप्शन। फॉर एग्जांपल, ऑटो सेक्टर में मारुति सुजुकी जैसे प्लेयर्स ने रूरल मार्केट पर फोकस किया और सेल्स तेजी से बढ़ने लगी। 2009 तक सेंसेक्स 17,000 पर रिकवर हो चुका था। जीडीपी ग्रोथ भी स्टेबलाइज होकर 6.7% तक आ गई थी, जबकि यूएस और यूरोप नेगेटिव ग्रोथ को फेस कर रहे थे। इंडिया स्टेबल हो रहा था। 2008 का क्रैश एक रिमाइंडर था कि चैलेंजेस आते हैं, लेकिन रेजिलियंस और फोकस के साथ हर क्राइसिस से निकला जा सकता है। और इंडिया ने ये प्रूव भी किया, एक रोड मैप क्रिएट किया जो आज भी वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है। हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होता है सीखने का। 2008 के क्रैश ने दुनिया और इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को एक नई डायरेक्शन दी। पहला लेसन है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने हमें एक चीज सिखाई कि ओवर लेवरेजिंग एक ऐसा ग्रीड है जो पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। इंडियन बैंक्स और बिजनेसेस ने अपने लेवरेज रेशियोज को कंट्रोल किया। दूसरा लेसन है इंडिया का कंजर्वेटिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्राइसिस के टाइम फायरवॉल बन गया, काफी कुछ बचा लिया इसने। और 2008 के बाद सेबी और आरबीआई ने और ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शुरू की, स्पेशली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स और डेरिवेटिव्स पर। तीसरा लेसन है एक इकोनॉमी तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब वो एक सिंगल सेक्टर पर डिपेंड ना हो। ये एक रियलिटी चेक था। क्राइसिस के बाद इंडिया ने आईटी और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी इक्वली प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। ये बैलेंस बनाना जरूरी था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी। जो रिटेल इन्वेस्टर का लॉस हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन था लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। लोग समझते ही नहीं थे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं। इसलिए सेबी ने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया ताकि लोग एजुकेटेड डिसीजन ले सकें। 2008 का क्रैश एक वार्निंग था जो आज भी रेलिवेंट है। तब भी फाइनेंशियल सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड थे और आज भी हैं। और नए रिस्क जैसे क्रिप्टो करेंसीज और ओवर लेवरेज्ड प्राइवेट डेब्ट किसी नए क्राइसिस को ट्रिगर कर सकता है। 2008 में सब प्राइम लोन्स ने बबल क्रिएट किया। आज वही रिस्क क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देखा जा सकता है। रेगुलेशंस का अभी भी कमी है, स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा है। ग्लोबल कॉर्पोरेट डेब्ट 2008 के लेवल से भी ज्यादा हो चुका है। और सिर्फ ग्लोबल नहीं, इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर भी वल्नरेबल है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक नया चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, क्लाइमेट डिसरप्शंस की वजह से काफी ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है। तो एक सवाल अब भी हमारे माइंड में होगा कि क्या 2008 के क्रैश से हमें कोई सबक मिला या नहीं। अगर कल एक और क्राइसिस सामने आ गया तो क्या हम इस बार अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे या नहीं। 2008 का क्रैश एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक डिजास्टर नहीं था, बल्कि एक रिमाइंडर था कि ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस एक पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है। लेकिन ये कहानी एक और चीज सिखाती है, रेजिलियंस और डिसिप्लिन हर क्राइसिस को सरवाइव करने का असली फॉर्मूला है। इंडिया के लिए ये क्रैश एक वार्निंग था कि हमें अपने फंडामेंटल्स को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल था कि हर स्ट्रगल के बाद एक नई शुरुआत होती है। और 2008 से पहले एक और क्रैश हुआ था इंडियन स्टॉक मार्केट में इस इंसान की वजह से। सो क्लिक एंड वॉच। थैंक यू।